बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। साउथ एशिया का जो प्लेन लैंड्स हैं वो अपने वेदर कंडीशंस और अपने कैनाल सिस्टम की वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रॉप्स और फ्रूट पैदा करते हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली या पार्शली इसी लैंड एरिया के ऊपर। गवर्नमेंट्स की ये कोशिश होती है कि एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए ताकि आउटपुट भी जो प्राइसेस हैं वो भी मेंटेन रहें। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडीज़ और टैक्स इंसेंटिव्स देती है। जैसे पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र सेक्टर को प्रायोरिटी के ऊपर गैस प्रोवाइड की जाती है और सब्सिडाइज्ड गैस दी जाती है। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स के ऊपर सेल्स टैक्स के इंसेंटिव्स हैं और एग्रीकल्चर मशीनरी और अदर इनपुट्स के ऊपर भी ह्यूज टैक्स इंसेंटिव्स मौजूद हैं। डेफिनेटली इन टैक्स इंसेंटिव्स की फेडरेशन के एक्सचेकर को एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जब से इंटरनेशनल लेंडर्स पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में आए हैं, दे आर कंटिन्यूसली कन्विंसिंग गवर्नमेंट्स कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि इन सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स की कॉस्ट को समहाउ मीट किया जा सके। पंजाब गवर्नमेंट ने वेरी रिसेंटली अपने एग्रीकल्चर टैक्सेशन सिस्टम को लॉ को कम्प्लीटली रिवैम्प कर दिया है। जो लैंड बेस्ड टैक्सेशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर इनकम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यानी कि जिस फार्मर की इनकम कम है उसको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस फार्मर की इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा इनकम टैक्स के पे करना पड़ेगा। आज हम एग्रीकल्चर इनकम के की कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करेंगे विद रेफरेंस टू पंजाब लेजिस्लेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि किसी पर्सन की जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें एग्रीकल्चर टैक्स कहाँ मेंशन होता है और एग्रीकल्चर इनकम से जो उसने इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट्स या उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज़ बाय की होती हैं या एक्सपेंडिचर्स इनकर किए होते हैं वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम दो तीन चीज़ें देख रहे होंगे साथ, एक तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो चेंजेस आई हैं वो, और फिर इसकी इम्प्लीकेशन हम आखिर पे देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में और वेल्थ रिकन्सिलेशन में इस टैक्स का क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं की अमेंडमेंट्स थ्रू 2025 ये जो इफ़ेक्टिव हैं 1 जनवरी 2025 से। इसको ये कहा गया है पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1997 में ये सारी चेंजेस की जा रही हैं। फॉर्म्स डिफ़ाइन किए गए हैं, सेक्शंस डिफ़ाइन किए गए हैं। मेजर टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन में क्या चेंज है ये देखते हैं। प्रीवियसली असेसी था, अब उसको टैक्स पेयर कहा जाएगा इन लाइन विद इनकम टैक्स लॉज ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। असेसमेंट ईयर एंड इनकम ईयर रिप्लेस्ड विद टैक्स ईयर, ये भी सेम अलाइन विद। पर्सन मींस इंडिविजुअल और कंपनी, पर्सन की जो डेफिनेशन का स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है। अगर एक कंपनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न करती है तो उसके ऊपर भी ये टैक्स एग्रीकल्चर का एप्लीकेबल होगा। लाइव स्टॉक को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जिस लाइव स्टॉक की बिज़नेस के ऊपर पे कर दिया जाएगा, अगर वो बिज़नेस इनकम टैक्स के अंदर जाता है तो उसके ऊपर फिर ये दोबारा पे नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, हम ये आगे जाके हम रेट्स में देखते हैं। और एग्री लाइव स्टॉक में उसने कैटल्स, बफलो, शीप, गोट, कैमल एट्सेट्रा सारे ही एनिमल्स शामिल कर दिए हैं। एडिशन ऑफ कंपनी विच इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मुदारबा, ट्रस्ट एट्सेट्रा, ये सारे कुछ इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जो बागात हैं, मैच्योर बागात, पके हुए फल देने वाले जो बागात हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर इनकम में। मैंगोज़ के केस में 7 ईयर और रेस्ट ऑफ द जो ऑर्चर्ड हैं उनका 5 ईयर का। कल्टिवेटेड लैंड एज लैंड सोन एटलीस्ट वंस इन अ टैक्स ईयर, अगर एक साल में एक लैंड के ऊपर एक फसल भी होती है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी इन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि आप कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, जो लेंगे वो कंसिस्टेंट होगा। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको कलेक्टर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। जैसे हमें पहले भी पता है हम फॉर्म ए के थ्रू एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करते हैं। आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम आखिर पे जाके इस फॉर्म को फिज़िकली देखेंगे भी इसको कैसे भरना है। तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो कलेक्टर है अपना उसके पास जमा सबमिट करनी है। आपने फॉर्म ए के साथ ही चालान दिया हुआ है, वो टैक्स वहाँ पे आपने पे करना है और रिटर्न आपने अपने कलेक्टर को देनी है। रिटर्न की डेट भी अलाइन कर दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ
30th डे ऑफ सितंबर 2020, जो भी आपका साल चल रहा होगा। इसी तरह से आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और वो भी आपको जो कलेक्टर है रेलेवेंट वही देगा। अब में आते हैं रेट्स की तरफ। रेट्स अगर आप देखें तो रेट्स देख के आप हैरान रह जाएंगे कि ये रेट्स ऑलमोस्ट अलाइन कर गए हुए हैं एज से द केस विद जो इनकम टैक्स के लॉज हैं फॉर बिजनेसेस। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ऑफ फार्मर्स एक्सीड नहीं कर रही 600,000 से तो आप एग्जेम्प्ट हैं। 6 लाख से 1.2 मिलियन तक 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग एंड 600,000। उसके बाद अगर 12 से 16 तक की ब्रैकेट है उसमें ये टैक्सेशन है। अगर 16 से 32 लाख है 32 लाख है। और अगर आपकी इनकम 56 लाख रुपया इन अ टैक्स ईयर से इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर 16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रेट हो गए हैं फॉर द सैलरीड एंड फॉर द बिजनेस इंडिविजुअल्स एंड एओपीज़ के मुताबिक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉज। कॉर्पोरेट फार्मिंग के जो रेट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल एग्रीकल्चर इनकम फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग, स्मॉल कंपनी के इंसेंटिव है 20%। अदर देन स्मॉल कंपनी जो कंपनीज़ हैं उनका रेट इनकम टैक्स के मुताबिक 29% ही हो गया है इन लाइन विद दैट। सुपर टैक्स भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि वाई सुपर टैक्स? वो इसलिए कि लोग अपनी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में शिफ्ट ना करना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस आपकी 300 मिलियन की इनकम है, आप 300 मिलियन के ऊपर प्रीवियस दिए गए रेट्स के मुताबिक टैक्स पे करेंगे और इनकम टैक्स की रिटर्न में उसका क्रेडिट ले लेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप सुपर टैक्स से एस्केप कर सकते थे। तो साथ ही उन्होंने ये भी शामिल कर दिया कि ये बिल्कुल सेम रेट्स हैं जो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक हैं और आप यहाँ पे सुपर टैक्स भी पे करेंगे इफ़ यू आर हाई अर्नर पर्सन। इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजंस हैं। आपको जो कलेक्टर है वो नोटिस दे सकता है, उसका पीरियड भी 4 ईयर्स तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। नोटिस ऑफ फर्निशिंग ऑफ टैक्स रिटर्न आपको आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो देगा आगे जाके, वो अथॉरिटी भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड भी 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। इसी तरह से लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट भी 2 साल से 4 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आपकी एडिशनल असेसमेंट की भी प्रोसीजर बता दिए गए, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम एस्केप हो रही है, अंडर असेस्ड है या इनकरेक्ट रेट अप्लाई किए गए हैं तो भी आपकी इनकम जो है वो असेसमेंट की जा सकती है। प्रीवियसली 2 साल के लिए था, अब इसमें 4 साल के लिए पीरियड इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो सब डिवीजन्स के पंजाब के अंदर जो डिवीजन है उनकी जो सब डिवीजन है उनके अंदर जो कलेक्टर और जो हैं उनको अथॉरिटी बना दिया गया है इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, और वो लोग जो हैं वो इनको रेगुलेट करेंगे। कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन मस्ट एस्टिमेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस एंड मार्केट प्राइस फॉर अ क्रॉप जो कि यूटिलाइज होगी इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में। अच्छा जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सटेंड भी कर सकता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। लाइव स्टॉक के केस में भी और बाकी केसेस में भी जो आप एक्सपेंडिचर्स इनकर करेंगे ऑब्वियसली वो आपके रेवेन्यू में से माइनस होंगे तो आपकी नेट इनकम डिटरमिन होगी। पेनल्टीज़ भी इम्पोज की गई हैं। पेनल्टीज़ की समरी देख लेते हैं। अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो 0.1% ऑफ द पेएबल टैक्स फॉर द टैक्स ईयर, और मिनिमम पेनल्टी जो है वो 1000 है। अगर आपकी इनकम जो है वो लेस दैन 1.2 मिलियन है तो फिर 10,000 है, 1.2 मिलियन से ऊपर है तो 20,000 है। इस तरह से करके पेनल्टीज़ के भी डिफरेंट स्लैब्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अगर आप टैक्स पे नहीं करते या आप लेट टैक्स पे करते हैं तो आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 10%। आप 10% पर एनम के हिसाब से आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी पे करेंगे। अब हम आ जाते हैं रिटर्न के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म ए है जो डीसीज़ के पास, डीसी ऑफिसेज़ में आमतौर पे ये सबमिट होता है। वहाँ पे आपने नेम, CNIC, एड्रेस, NTN अगर है, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, और फिर आपने आ जाना है यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवन आपकी जो इनकम है वो रेंट डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, यानी ठेके वगैरह के ऊपर आपने दी हुई है या आप लैंड को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए और उससे आप इनकम अर्न करते हैं, या आपकी कोई भी प्रोसेस है जो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड है टुवर्ड्स कल्टीवेशन और रिसीवर ऑफ रेंट,
तो आपकी ये इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। उसमें से आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस माइनस करेंगे, यानी रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो आप एंड अप होंगे नेट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिटरमिन की कि अगर आपने ठेके पे या रेंट पे दी हुई है बिल्डिंग लैंड तो भी इसी में, अगर आप खुद से कल्टीवेट कर रहे हैं तो भी इसी में ही आप आके टोटल एग्रीकल्चर इनकम तक पहुँचे। टोटल फिर पार्ट 2 में आ जाता है टोटल एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। बेसिक एग्जाम्पशन अब ये नहीं है, हम पीछे देख चुके हुए हैं। बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी अभी फॉर्म जिन्हों के अपडेट करने वाले हैं। फिर आप जो रेलेवेंट पिछले सालों पिछले टेबल्स में हमने रेट दिया है, टेबल से आप रेट उठा के लाएंगे, रेट अप्लाई करेंगे और आपका टैक्स पेएबल बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अपना साइन और उसको वेरीफाई करना है और आप रिटर्न सबमिट कर देंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की। अब हम आ जाते हैं कि आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कर दिया पंजाब गवर्नमेंट को, तो अब आपका इसका लिंक इनकम टैक्स रिटर्न में क्या, फॉर इंस्टेंस आपने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, लाख जितना भी टैक्स पे किया उसका क्रेडिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम निकालेंगे एग्रीकल्चर का पार्ट। ये आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न है आईआरएस के तहत। आईआरएस में आपके डाटा में फोल्डर में आएंगे, आपकी सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर भी है तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर के टैब को सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल कम अप विद दिस फॉर्म। ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम आप अपनी यहाँ पे बताएं, टोटल एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी है, आपकी एग्जाम्प्ट एप्लीकेशन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, और आपने टैक्स प्रोविंस में कितना पे किया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टैक्स आपने पे किया है सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या पंजाब में, और उस इनकम का क्रेडिट आप ले रहे होंगे आईआरएस के अंदर फेडरेशन के इनकम टैक्स के लॉ के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाज़ लोगों की एंटायरली एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो फिर वो अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे काम कहाँ करेंगे, वो फिर यहाँ पे इस पार्ट के अंदर आके अपनी इनकम सबमिट करेंगे, अपनी डिटेल देंगे, और उस इनकम का क्रेडिट आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लेके कोई भी आप अपनी जो रिकन्सिलेशन है उसमें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, और एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स के लॉज एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो किस वक्त एग्जेम्प्ट होगी, जब आपने ये वाला एग्रीकल्चर का टैक्स आपने पे किया होगा तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर द इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि ये डोमेन भी नहीं है फेडरेशन की एग्रीकल्चर को टैक्स करना। तो इस तरह से आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम से अपनी वेल्थ को कम्प्लीटली रिकनसाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more informative videos on tax and corporate affairs.